अध्याय 4 समय सारणी। हम चाय नाश्ता करके आराम कर रहे थे कि तभी चपरासी आया और उसने हमें संदेश दिया कि हमें मोहित भैया बुला रहे हैं। हम तुरंत से तैयार होकर मोहित भैया के दफ्तर की ओर निकल पड़े। रास्ते में सिया ने मुझसे कहा, राबिया, एक बात कहूं? हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर लग रहा है? पता नहीं, परंतु मुझे डर लग रहा है और कुछ घबराहट सी भी महसूस हो रही है। छोड़ो इस बेफिजूल सी बात को और चुपचाप चलती रहो। बाकी रही डर और घबराने की बात, तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने सिया को सांत्वना दी और उसे ये विश्वास दिया कि अगर कोई समस्या हुई तो मैं उसकी सहायता करूंगी। हम मोहित भैया के दफ्तर पहुंच चुके थे। उनके दफ्तर में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मोहित भैया ने उनका परिचय हमसे करवाते हुए कहा, सिया और राबिया, इनका नाम सुनील है और ये हमारे शहर के बहुत बड़े व्यवसायी हैं। इनको भी पहले हकलाहट की समस्या थी, लेकिन अब इनको ये समस्या लगभग ना के बराबर है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने इनको खास तौर पर आपसे मिलवाने के लिए बुलाया है, ताकि हकलाहट की समस्या के ऊपर ये अपने विचार आपके सामने रख सकें। हम दोनों ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और इशारों ही इशारों में हमने उन्हें नमस्कार कर दी। उन्होंने हमारी नमस्कार का जवाब इशारों में दिया और फिर मोहित भैया की तरफ देखकर कहने लगे, अच्छा, तो ये है वो दोनों लड़कियां जिनके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे थे। अच्छा, तो आप दोनों में से हकलाहट की समस्या किस खुशनसीब को है? मैंने सिया की तरफ देखा, लेकिन वो नजरें झुकाए एक टक नीचे की ओर देख रही थी। मुझे पहले ही पता था कि वो घबरा जाएगी, इसलिए मैंने कहा, जी, मेरा नाम राबिया है और ये मेरी सहेली सिया है। इनको ही ये हकलाहट की समस्या है। राबिया, तो तुम इसकी खास सहेली हो, फिर तो तुम्हें इसकी हकलाहट की समस्या के बारे में काफी कुछ पता होगा। जी बिल्कुल अंकल जी, मैं इसकी बचपन की सहेली हूँ और बचपन से मैं इसकी हकलाहट की समस्या को देखती आ रही हूँ। ठीक है, तो फिर तुम ही इसकी हकलाहट की समस्या के बारे में मुझे कुछ बताओ। अंकल, इसकी हकलाहट की समस्या के बारे में कहाँ से शुरू करूं, ये समझ में नहीं आ रहा। दरअसल इसकी हकलाहट की समस्या ही मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि कभी कभी तो लगता है कि इसे ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके मुंह में जबान ही नहीं है और ये बोल ही नहीं पाएगी। मेरे साथ तो ये बिल्कुल आराम से बात कर लेती है, लेकिन अगर किसी अजनबी व्यक्ति से बात करनी हो तो ये बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। तुम्हारे कहने के अनुसार या तो ये बिल्कुल आराम से बोलती है या फिर बिल्कुल नहीं बोलती। तो ये हकलाती कब है? मेरे कहने का मतलब है कि इससे हकलाहट की समस्या किन परिस्थितियों में होती है? क्या तुमने इसे हकलाते हुए देखा है? जी बिल्कुल, मैंने उसे हकलाते हुए कई बार देखा है। जब कभी इसे मजबूरी में बोलना पड़े या किसी बात का जवाब मजबूरीवश देना पड़े तो ये हकलाने लग जाती है। उदाहरण के लिए, जब स्कूल में अध्यापिका इससे कोई सवाल पूछती हैं तो उसे ये सवाल का जवाब तो आता है, लेकिन अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से वो उस सवाल को दे नहीं पाती। वो अध्यापक के सामने कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर जब अध्यापक इसको डांट लगाते हैं तो ये बोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये बोल नहीं पाती। बहुत अच्छे। अच्छा, तो राबिया, मुझे ये बताओ, जब ये हकलाने लगती है या हकलाते हुए बोलती है तब इसके शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? अंकल, इसकी चेहरे की मांसपेशियों में उथल पुथल होने लगती है, इसके होंठ कांपने लग जाते हैं, इसका चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है, माथे पर पसीना आ जाता है और इसके हाथ कांपने लग जाते हैं। कभी कभी तो इसकी सांस भी फूलने लग जाती है। मैंने कई बार इससे मजाक में कहा है कि सिया, तुम बोलते समय ऐसे बर्ताव करती हो जैसे कि कोई शब्द तुम्हारे गले में अटक सा गया है और तुम उस शब्द को अपने गले से बाहर निकालने की कोशिश करती हो, लेकिन वो शब्द बहुत बड़ा है, वो बाहर नहीं आ रहा। वो शब्द तुम्हारे गले में ही अटका हुआ है और तुम्हें परेशानी दे रहा है। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लग गए। उनको हंसता हुआ देखकर शायद सिया ने शर्मिंदगी महसूस की और वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लग गई। मैंने सिया की मानसिक परिस्थिति को भांप लिया और बात को बदलने के लिए उन सभी से कहा, जी वैसे आप सभी को एक बात बता दूं कि सिया हमारी क्लास की ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे होशियार लड़की है। ये हर साल परीक्षा में प्रथम स्थान पर आती है।
लेकिन इसकी एक बहुत ही अजीब बात है कि पढ़ने में इसका किरदार कुछ इस प्रकार का है कि ये अपने अध्यापकों की नज़र में सबसे नालायक लड़की है। क्योंकि जब भी कोई अध्यापक सिया से किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं तो ये उत्तर दे नहीं पाती, जिस वजह से इसे उनकी डांट का सामना करना पड़ता है। अध्यापक इसकी मानसिक परिस्थिति को समझ नहीं पाते और इसे नालायक कहकर संबोधित करते हैं। कई बार तो अध्यापक यहाँ तक कह देते हैं कि ये परीक्षा में नकल करके प्रथम स्थान हासिल करती है। उनका तर्क ये होता है कि अगर सिया को पढ़ाई में सब कुछ आता है तो ये क्लास में हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती। राबिया, तो क्या उन अध्यापकों को ये नहीं पता कि सिया को हकलाहट की समस्या है? बिल्कुल उनको पता है कि सिया को बोलने में कुछ समस्या है, लेकिन फिर भी वो उसे डांटते रहते हैं क्योंकि उनके अनुसार सिया प्रश्न का उत्तर ना देने का बहाना बना रही है। यानी कि वो जानबूझकर ऐसा बर्ताव करती है कि उसे उस प्रश्न का उत्तर ना देना पड़े। ये तो बहुत ही गलत बात है। यानी कि तुम्हारे स्कूल के अध्यापक हकलाहट की समस्या के प्रति जागरूक बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वो इस समस्या से बिल्कुल अनजान है। उन्हें इस समस्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए उन अध्यापकों को कसूरवार बिल्कुल नहीं मानती। राबिया, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बिल्कुल भी नहीं समझा। तुम्हारे अनुसार तुम सिया के अध्यापकों को कसूरवार बिल्कुल नहीं मानती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अंकल जी, शायद आपने इसकी समस्या के बारे में गौर नहीं किया। कई बार जब ये बातें करती है तो ऐसा लगता है कि इसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी बात को बीच में टोक रहा हूँ। जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन शायद तुम हकलाहट की समस्या की प्रवृत्ति के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। हकलाहट की समस्या एक मानसिक समस्या है, ये कोई शारीरिक समस्या नहीं है। शारीरिक समस्या एक ऐसी समस्या होती है जो कि हर समय हर पल व्यक्ति के साथ रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर व्यक्ति की एक टांग खराब है तो ये हर समय उसकी वो टांग खराब ही रहेगी और उसे चलने फिरने में परेशानी होगी। इस अवस्था को हम आम बोलचाल की भाषा में लंगड़ा कर चलना कहते हैं। या फिर तुम ऐसा समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति के गले में या उसकी जीभ में कोई समस्या है तो वो व्यक्ति बोलने में असमर्थ होगा। इन परिस्थितियों में या तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा या फिर वो तुतला कर बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा जरूर। वो रुक रुक कर या अटक अटक कर बिल्कुल नहीं बोलेगा। सिया की हकलाहट की समस्या एक प्रकार की मानसिक समस्या है। ये डर या भय की वजह से उत्पन्न हो सकती है। सिया जब कभी भयभीत हो जाती है, डर जाती है या घबरा जाती है तो वो हकलाने लग जाती है। उसको हकलाते हुए देखकर सामने वाला व्यक्ति इस पर हंसने लग जाता है और वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी बेइज्जती करने लगता है। अपनी इस बेइज्जती की वजह से सिया और भी डर जाती है। लेकिन इसकी विपरीत परिस्थितियों में जब कभी वो तुम्हारे साथ बात करती है या फिर किसी चिर परिचित व्यक्ति से बातचीत करती है तो उसे अपनी बेइज्जती का डर बिल्कुल नहीं होता, जिस वजह से उसे हकलाहट की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती और आराम से बातचीत करने लगती है। अच्छा सिया, मेरा एक सवाल तुमसे है। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब आराम से दे पाओगी? जी मैं कोशिश करूंगी। आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम ये जानती हो कि तुम्हारी हकलाहट की समस्या कब शुरू हुई और तुम्हारे हिसाब से इस समस्या के शुरू होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि मेरी हकलाहट की समस्या कब शुरू हुई और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्योंकि वैसे तो मुझे ये समस्या बचपन से ही है, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन जब मैंने अपनी समस्या के समाधान के बारे में सोचना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि मेरी ये समस्या कब शुरू हुई होगी या इस समस्या के शुरू होने के पीछे क्या कारण या क्या वजह हो सकती है। एक दिन मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब मेरी आयु 2 वर्ष के आसपास थी तो मैंने बोलना शुरू किया था। मैं कुदरती तौर पर तोतला बोलती थी। मेरे इस प्रकार से बोलने पर मेरे परिवार के बाकी सदस्य बहुत खुश होते थे। उन्हें खुश होता देखकर मैं दोबारा इसी प्रकार बोलती थी और ज्यादा खुश होते थे। मैं बार बार इसी प्रकार बोलती। धीरे धीरे मैं अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन गई। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मैं पहले से ज्यादा तुतलाकर बोलने लग गई। मेरे पारिवारिक सदस्य मुझे इस प्रकार से बोलने पर रोकने के बजाय
खुश होते और मुझ पर हंसने लगते। मेरा बाल मन इस परिस्थिति को समझ नहीं पाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझे देखकर खुश हो रहे हैं या फिर मुझ पर हंसकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरा जानबूझकर तुतलाना बोलना मेरी आदत में शुमार हो गया। अब मैं चाहकर भी साफ साफ और अच्छे तरीके से नहीं बोल सकती थी। मेरे परिवार वाले मुझे इस प्रकार से बोलता देखकर हंसते थे। मैं अब बड़ी हो चुकी थी और उनके इस प्रकार हंसने के पीछे का मतलब समझ सकती थी। वो मुझ पर हंस रहे थे, यानी कि मेरी बेइज्जती कर रहे थे। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे अब समझ में आ चुका था, इसलिए मैं अब आराम से और सही प्रकार से बोलने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा ये तुतलाकर बोलना मेरी आदत बन चुकी थी। हाँ, अब मैं चाहकर भी साफ साफ नहीं बोल पाती थी। मेरे परिवार का कोई सदस्य जानबूझकर मुझसे कुछ ना कुछ बुलवाने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन मैं कुछ बोलने के बजाय चुप हो जाती। मैं डर के मारे सहम जाती थी। शायद यही डर मेरी तुतलाकर बोलने की आदत को हकलाहट की समस्या में परिवर्तित कर रहा था। सिया बेटा, अब तक तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हारी हकलाहट की समस्या के पीछे की वजह को समझ चुका हूँ। दरअसल ये तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है। हकलाहट की समस्या से परेशान हर एक व्यक्ति की समस्या ज्यादातर ऐसे ही शुरू होती है, या यूं कह लो कि उनकी हकलाहट की समस्या के शुरू होने के पीछे ऐसा ही कोई ना कोई कारण होता है। खैर, तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आ चुकी हो। अब तुम्हारी समस्या को जल्द से जल्द काबू में करना हमारा लक्ष्य है। ये सुनकर सिया की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसके साथ साथ मुझे भी लगने लगा कि अब सिया के हकलाहट की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर मोहित भैया ने एक कागज में हमें पकड़ाते हुए कहा, सिया, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसमें सारी दिनचर्या लिखी हुई है और अब तुम्हें इसमें लिखी दिनचर्या के हिसाब से ही चलना होगा। हम उस कागज को लेकर कमरे में आ गए। सिया उस कागज को गौर से पढ़ने लग गई और साथ साथ में हैरान भी होने लगी। मैंने उसकी हैरानगी की वजह पूछी तो उसने मुझे वो कागज पकड़ा दिया। उसमें इस संस्था के द्वारा हकलाहट की समस्या को काबू पाने के लिए एक दिनचर्या लिखी हुई थी, जिससे सिया को उस दिनचर्या के हिसाब से चलना था। दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी: सुबह 5 बजे जागना, 5:30 मैदान में आना, 5:35 हल्का व्यायाम करना, 6 बजे हकलाहट की समस्या से संबंधित भाषण, 6:30 हकलाहट की समस्या से संबंधित व्यायाम, 8:30 वापस कमरे में आना, 9 सुबह के नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आना, 9:30 कमरे में वापस आना और आराम करना, 12 हॉल कमरे में आना और रोजाना की गतिविधियों में भाग लेना। रोजाना की गतिविधियों में अपने साथी मित्रों से बातचीत करना और उन्हें अपनी हकलाहट की समस्या से पैदा हुई समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करना और साथ ही इस समस्या को हल करने के नए नए तरीकों की खोज करना आदि शामिल है। 1:30 दोपहर के खाने के लिए भोजन कक्ष में आना, 2 अपने कमरे में आना, 2 से 4 बजे तक आराम करना, 4:15 हॉल में आना और अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेना। अतिरिक्त गतिविधियां: शीशे के सामने अपने आप से बातें करना, जैसा भी हो या जिस तरह भी हो भाषण देना, नाचना, चुटकुले या कहानियां सुनाना, किताबें पढ़ना, गाना सुनाना। नोट: ये अतिरिक्त गतिविधियां विद्यार्थी के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानने में मदद करती हैं, इसलिए इनमें भाग लेना अति आवश्यक है। अंत में हकलाहट की समस्या से संबंधित व्यायाम करना, फिर भोजन कक्ष में जाकर रात का भोजन ग्रहण करना और 9 बजे सो जाना। ये किस प्रकार की समय सारणी है? ये तो हकलाहट की समस्या को कम करने की संस्था कम और एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप ज्यादा लग रहा है। इस समय सारणी को पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में आ गए हो। सिया ने मजाक में कहा, तुम सच कह रही हो। इस प्रकार की समय सारणी तो मैंने केवल आर्मी के ट्रेनिंग कैंपों में ही देखी है। लेकिन हो ना हो, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि ये संस्था तुम्हारी हकलाहट की समस्या को काबू करने में मददगार साबित होगी।
भगवान करे ऐसा ही हो, जो कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ही बुरा समय देखा है। मैं कई बार सोचती थी कि अगर मेरी हकलाहट की समस्या ना होती तो मेरा जीवन कैसा होता। और जब मैं कभी आंखें बंद करके इस बारे में सोचती हूँ तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी की कल्पना कर रही होती हूँ। ऐसी जिंदगी जिसमें सुख के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी जिंदगी जिसमें मेरा कोई भी मजाक नहीं बना रहा, जिसमें कोई भी मेरी बेइज्जती नहीं कर रहा है। ऐसी जिंदगी जिसमें मेरी काबिलियत को लोग समझ रहे हैं। ऐसी जिंदगी जिसमें मेरी हकलाहट की समस्या मेरी पहचान नहीं होती, जबकि मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान होती है। सिया, तुम फिर पिछली बातों को लेकर बैठ गई। तुम इन सब बातों को छोड़ो और अपनी हकलाहट की समस्या को काबू करने की ओर ध्यान दो। राबिया, लगता है आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये दिलचस्प समय सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। क्यों? तुम्हारे लिए क्यों नहीं? पहली बात कि मुझे हकलाहट जैसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए दिनचर्या सिर्फ तुम्हारे लिए है। और दूसरी बात, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारे साथ किस मकसद से आई हूँ। इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे चुपचाप अपना काम कर लेने दो। मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम इतने बड़े शहर में सिर्फ एक नाम के सहारे अपने पिता को कैसे ढूंढ लोगी। मेरी बात मानो, कुछ दिन यहीं रहो और यहाँ का माहौल देखो, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता को भी हकलाहट की समस्या है। तो हो ना हो, मेरा मन कहता है कि वो मोहित भैया तुम्हारे पिता को जरूर जानते होंगे। तो एक दिन हम मौका पाकर मोहित भैया से इस बारे में बात कर लेंगे और फिर वो तुम्हारे पिता को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। सिया, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। मैं अकेले ही उनको ढूंढना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो। अब तुम यहाँ रहकर अपनी हकलाहट की समस्या को काबू करने की जी जान से जुट जाओ। भारत आने के हमारे 2 मकसद थे, एक तुम्हारी हकलाहट की समस्या का समाधान करना और दूसरा मुझे अपने पिता और परिवार से मिलना। अगर मैं अपने मकसद में नाकामयाब हो भी गई तो तुम तो कामयाब हो जाना। कम से कम हम दोनों में से एक का मकसद तो पूरा हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जैसे तैसे करके अपनी हकलाहट की समस्या को काबू कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास इसे काबू करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये मेरे भविष्य का सवाल है। मेरी आने वाली जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि मेरी हकलाहट की समस्या कैसी होगी। बाकी अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, अपना ध्यान रखना। मैं सिया को वहीं छोड़कर अपने पिता और परिवार की तलाश करने के लिए वहां से निकल गई। मैं सिया को छोड़कर आ तो गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जाना कहाँ है, क्योंकि एक अनजान शहर में मैं बिल्कुल अकेली थी और जिस पिता को मैं ढूंढ रही थी उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ उनका नाम पता था और नाम के अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने तो उनकी कभी कोई तस्वीर तक नहीं देखी थी, जिस वजह से उन्हें ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर वो मेरे सामने भी आ जाते तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाती।